पिछले मोल कॉन्सेप्ट के टर्म में हम लोगों ने जाना था बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने क्लास 9th के में भी पढ़ा था। इस टर्म पर इस वीडियो में हम बात करेंगे गै-लुसाक्स लॉ की। गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है? तो गै-लुसाक्स लॉ कहता है कि when two gases react, they do so in volumes which bear simple ratio to one another and the volume of gaseous product। यानी अगर दो गैस रिएक्ट करती हैं तो ये अपने वॉल्यूम में ऐसा करती हैं और इस वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। और हम जो भी कैलकुलेशन गै-लुसाक लॉ में करेंगे वो प्रोडक्ट को गैसियस मानकर करेंगे। अगर प्रोडक्ट सॉलिड या प्रोडक्ट लिक्विड है तो हम उसका वॉल्यूम नील कर लेते हैं। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गै-लुसाक लॉ के सवाल करते समय हमेशा आपको द वॉल्यूम ऑफ गैसियस एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स considered nil। यानी गैसियस और लिक्विड प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो उनके वॉल्यूम को आपको नील, जीरो कंसीडर करना है। अब गै-लुसाक लॉ का कुछ एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं हम। तो देखिए यहां पर वन वॉल्यूम हाइड्रोजन वन वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है टू वॉल्यूम HCl। तो सिंपल रेशियो यहां पर वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का हुआ, वन वॉल्यूम क्लोरीन का हुआ और टू वॉल्यूम HCl का हुआ। इसी तरह से आप देखें N2 प्लस 3H2 प्लस इक्वल्स टू 2NH3। यहां पर सिंपल रेशियो में आप देखें वन वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 वॉल्यूम अमोनिया को बना रहा है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और देखिए क्या हो रहा है। तो 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहां पर अगर प्रोडक्ट में लिक्विड या सॉलिड प्रोडक्ट होता तो हम उसके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर देते, उसके वॉल्यूम को नील मान लेते और जीरो मान लेते। तो सारे कैलकुलेशन हमारे गै-लुसाक लॉ पर इसी बैलेंस्ड इक्वेशन से होने हैं। तो गै-लुसाक लॉ के सवाल करते समय ये जरूरी है कि हमारा इक्वेशन हम बैलेंस करें। अगर केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर्म में दिया गया है तो हम केमिकल इक्वेशंस को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। गै-लुसाक लॉ पर एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जांपल है। ये लॉ कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 मिलीलीटर ऑफ एसिटाइलिन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। तो बच्चों आप लोग एक चीज समझ लें कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन से तो वो सिर्फ दो ही तरह के प्रोडक्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि गै-लुसाक लॉ या कोई भी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड सवाल अगर हमें करने हैं तो हमें पहले केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लेना होता है। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिख लिया C2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O। ये हमारा बेसिक एक इक्वेशन है। अब जब इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो हमारा बैलेंस्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आएगा 2C2H2 प्लस 5O2 इक्वल्स टू 4CO2 प्लस 2H2O। अब हमसे पूछा गया है कि अगर 200 ml एसिटाइलिन को बर्न करना है हमें तो कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो गै-लुसाक लॉ को हम अप्लाई करते हैं।
तो यहां देखें बैलेंस्ड इक्वेशन में आपका ये चीज लिखी हुई है, ये जो आपका इक्वेशन है ये बैलेंस्ड फॉर्म है। अब यहां देखें अगर टू वॉल्यूम एसिटाइलिन को बर्न करना है हमें तो 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर 1 वॉल्यूम एसिटाइलिन को बर्न करना होता तो 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। अब हमें कितना एसिटाइलिन बर्न करना है? 200 ml। तो अगर हमें 200 ml एसिटाइलिन को बर्न करना है तो हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है? यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं। 1 वॉल्यूम के लिए रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन 5/2, तो 200 मिलीलीटर एसिटाइलिन के लिए रिक्वायर्ड होगी 5/2 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन। तो गे-लुसाक लॉ का जो फंक्शनिंग है, गे-लुसाक लॉ का जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से फंक्शन करता है और इसी तरह से हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आगे हम चलते हैं एवोगाड्रो लॉ की ओर और इसके एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं लिमिटिंग रिएक्शन या लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। इस दूसरे एग्जांपल में ये कहा गया है, गे-लुसाक लॉ पर ही एग्जांपल है कि इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। तो मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड का मतलब कि हमने केमिकल रिएक्शन कराया है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। व्हाट विल बी कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें करते हैं, पुराना जो है हमारा तरीका कि पहले हम एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिख देते हैं। तो बैलेंस्ड रिएक्शन देखिए H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl, मतलब कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। यहां हाइड्रोजन के पहले कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, और क्लोरीन के पहले भी कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है। 1 to 1 है, एक से एक रिएक्ट हो रहा है। तो 5.6 लीटर क्लोरीन हाइड्रोजन के 5.6 लीटर से ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक से एक हुआ है तो 5.6 से 5.6 होगा। अब ऑक्सीजन जो हमें यहां पर दी गई है, अब यहां क्लोरीन जो हमें दी गई है, हाइड्रोजन जो हमें यहां पर दिया गया है वो है 6 लीटर, और हाइड्रोजन यूज कितना हुआ है 5.6 लीटर। तो यहां पर हाइड्रोजन 6 लीटर दिया गया, उसमें से खर्च हुआ हाइड्रोजन 5.6 लीटर, तो हाइड्रोजन बचा 0.4 लीटर। इसी तरह से यहां पर आप देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है, क्योंकि ये कम अमाउंट में दिया गया है 5.6 लीटर। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब बच्चों होता है कि वो रिएक्टेंट या वो केमिकल जो कम अमाउंट में दिया जाए और जिसके खत्म होते ही रिएक्शन बंद हो जाए। तो जैसे ही क्लोरीन हमारा खत्म होगा रिएक्शन बंद हो जाएगा, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, रिएक्शन को लिमिट करने वाला केमिकल है। तो 0.4 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन बच रहा है। अब यहां पर आप ये बात कि रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है। रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब होता है कि पूरा केमिकल रिएक्शन हो जाए और पूरे केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो कुछ
भी बचे हमारे पास, यानी बचा हुआ रिएक्टेंट और जो भी गैसियस प्रोडक्ट है वो, तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं कि रिजल्टिंग मिक्सचर है। तो आप देखें 1 वॉल्यूम क्लोरीन, यहां पर हमें जो भी कैलकुलेशन करने हैं वो अब करने हैं हमें लिमिटिंग रिएजेंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट में क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, क्योंकि क्लोरीन की वजह से ही ये पूरा रिएक्शन स्टॉप हो गया था। तो जैसे ही 5.6 लीटर क्लोरीन खर्च हुआ, इसने कुछ प्रोडक्ट किए। अब वो प्रोडक्ट कितने थे? तो देखिए, जब 1 वॉल्यूम क्लोरीन होता, 1 वॉल्यूम अगर क्लोरीन होता तो ये 2 वॉल्यूम HCl के देता। तो 5.6 लीटर कितना देगा? तो 5.6 लीटर क्लोरीन गिव्स 2 into 5.6 liter HCl, that is 11.2 लीटर HCl। यानी हमारा जो रिजल्टिंग मिक्सचर में हुआ वो आया, जो बची हुई हाइड्रोजन है 0.4 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारा टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर में आता है। तो आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अवोगाड्रो लॉ के बारे में भी जान लेते हैं कि अवोगाड्रो का लॉ क्या कहता है, और उससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल हम लोग देखते हैं आगे। तो अवोगाड्रो लॉ के बारे में भी अब हम लोग जान लें कि अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। अवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर सेट्स ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर एक बात नोट करने वाली है जो अवोगाड्रो ने सजेस्ट किया था। अवोगाड्रो ने सजेस्ट ये किया था कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एंड कैन नेवर बी ब्रोकन until a chemical reaction takes place। अवोगाड्रो के हिसाब से मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम की जगह पर, और ये कभी नहीं टूटता जब तक कि कोई केमिकल रिएक्शन न हो। तो यहां पर अवोगाड्रो का सीधा सीधा कहना है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर की सेम सेट्स ऑफ कंडीशन दिए जाएं, यानी एक ही प्रेशर हो और एक ही टेम्परेचर हो, और वॉल्यूम दो गैसों के इक्वल लिए जाए, यानी अगर हम 1 लीटर हाइड्रोजन ले रहे हैं और 1 लीटर क्लोरीन ले रहे हैं या 1 लीटर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर होने पर दोनों गैसों में मॉलिक्यूल्स का नंबर बराबर होगा। और यहां पर अवोगाड्रो ने अपनी तरफ से एक नंबर सजेस्ट किया जिसको हम कहते हैं अवोगाड्रो का नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, और ये 6.022 into 10 to the power 23, या कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि 6.023 into 10 to the power 23 लिया जाता है। ये STP या NTP पर अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है। और एवोगाड्रो ने सजेस्ट किया था कि किसी भी गैस के 1 मोल में इतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि एवोगाड्रो का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवोगाड्रो ने क्या बात कही है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। बच्चों, एवोगाड्रो लॉ का दूसरा एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि if 50 cc of a gas A contains Y molecules, how many molecules of gas B will be present in 25 cc under same conditions। यहां पर under same conditions का मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस सेम है। तो यहां पर आप देखें कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझें। गैस A का 50 सीसी वॉल्यूम, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लिया गया है और कहा गया है कि इसमें Y मॉलिक्यूल प्रेजेंट है।
तो अगर हम गैस बी का 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ही लेते तो इसमें भी वाई मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होते। यही बात एवोगैड्रो का कहना है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस सेम हो और वॉल्यूम भी दो गैसों का बराबर हो तो उनमें मॉलिक्यूल बराबर होते हैं। तो अगर 50 सीसी वॉल्यूम हम गैस बी का लेते तो हमें वाई मॉलिक्यूल उसमें मिलते जो कि ए के बराबर थे। लेकिन यहां पर हम ले रहे हैं 25 सीसी 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि 50 का आधा है, इसलिए मॉलिक्यूल का नंबर भी आधा हो जाएगा। तो यहां पर अब इस कंडीशन में 25 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस लेने पर हमें जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो होंगे y/2 यानी y के आधे मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमने देखा कि एवोगैड्रो लॉ क्या है, गे-लुसैक्स लॉ क्या है, उस पर एक दो एग्जाम्पल हमने देखे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज इसकी करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स इसके और आगे कैसे किए जाते हैं। थैंक यू।